Hello everyone, this is Poonam Meharia from Economics Department, Nirmala College, Ranchi. Today we are going to deal with the chapter Money, Meaning, Evolution and Functions of Money. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मुद्रा। लेकिन मुद्रा के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब लोग ट्रांजैक्शंस कैसे करते थे। तो उस टाइम में एक सिस्टम प्रेवलेंट था जिसको हम कहेंगे बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। सो व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज? Barter is the direct exchange of goods for goods without the use of money as a medium of exchange. वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के लिए जो प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को CC इकोनॉमी भी कहा जाता है। Commodity to commodity economy. CC economy is that economy where barter system is used and money doesn't perform the function of exchange. यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में होती है उसे CC इकोनॉमी कहा जाता है। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम और डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग का अभाव। Lack of double coincidence of wants, that is the goods possessed by two different individuals must be needed by each other. यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने को तैयार हों। परंतु ऐसा डबल कोइंसिडेंस बनना सदैव संभव नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी बार्टर सिस्टम की। सेकेंड इज डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। अ मेजर डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम अपीयर्स बिकॉज स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर कैनॉट बी मेड ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स। बार्टर सिस्टम में एक प्रमुख कठिनाई यह थी कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता था क्योंकि अधिकांश वस्तुएं जो होती थी वो क्षयशील प्रकृति की होती थी, जिसके फलस्वरूप कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता था और ना ही प्रोडक्शन का कोई भी काम लार्ज स्केल पे करना संभव हो पाता था। तो ये भी एक डिफिकल्टी थी बार्टर सिस्टम की। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी टू बी एक्सचेंज्ड। बार्टर सिस्टम के अंतर्गत मूल्य का कोई मानक न होने के कारण किसी भी चीज़ की कितनी कीमत है ये मालूम नहीं होता था। मूल्य निश्चित करना एक कठिन काम था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो उस समय ये निश्चित करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि कितने गोल्ड के बदले कितना सिल्वर मिलेगा या कितने सिल्वर के बदले हमें कितना गोल्ड मिलेगा। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी थी बार्टर सिस्टम की। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। बार्टर सिस्टम फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज़ की वैल्यू को ट्रांसफ़र करने में बहुत कठिनाई होती थी। मान लीजिए हमारा एक मकान रांची में है और हम उसके बदले कोलकाता में एक मकान लेना चाहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ऐसा करना संभव नहीं था। परंतु आज हम अपने रांची वाले मकान को बेचकर प्राप्त राशि से कोलकाता में दूसरा मकान ले सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज़ की वैल्यू को ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट जो है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटीज़, वस्तु विभाजन में कठिनाई। अनदर डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम रिलेट्स टू द फैक्ट दैट ऑल कमोडिटीज़ कैनॉट बी डिवाइडेड और सब डिवाइडेड। इफ़ द कमोडिटी इज़ डिवाइडेड इट्स यूटिलिटी इज़ लॉस्ट। बार्टर सिस्टम में कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी उनका विभाजन नहीं किया जा सकता था। अगर हम उनका विभाजन करते हैं यानी डिवीज़न करते हैं तो उसके अंदर जो उसकी यूटिलिटी है वो नष्ट हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई थी बार्टर सिस्टम की। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, भावी भुगतान का अभाव। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स यानी भविष्य में भुगतान। हम देखते हैं बहुत सी वस्तुओं का क्रय विक्रय ऐसे होता है जिनका भुगतान तुरंत न होकर भविष्य में किया जा सकता है, परंतु बार्टर सिस्टम में ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में सभी वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता का अभाव था। इसलिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विनिमय के समय ही
लेन देन करना आवश्यक होता था। मनी के इवोल्यूशन के बाद ये कठिनाई दूर हुई। अब फ्यूचर पेमेंट्स मुद्रा में किए जा सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो हमने देखा कि वो क्या सारी डिफ़िकल्टी थी जिसके कारण मनी का इवोल्यूशन हुआ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा का उद्भव। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि मानव के आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी अलग अलग रूपों में विकास हुआ। सबसे पहले यानी कई सालों पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रूप में या फिर किसी एनिमल को मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसको कहा गया कमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका स्थान मेटेलिक मनी यानी धातु मुद्रा ने लिया, जिसमें कॉपर के कॉइन्स, आयरन के कॉइन्स ये सब चलन में थे। फिर बाद में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स भी चलन में आए और काफ़ी सालों तक चलते रहे। उसके बाद यानी 1930s के बाद मनी ने अपना रूप बदला और वो बन गया पेपर मनी, जो आज भी हम देख रहे हैं। और अब तो हम पहुंच चुके हैं प्लास्टिक मनी की तरफ, जो आप देखते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में, और अब तो ई मनी भी चलन में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले आया कमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी और फिर पेपर मनी और अब प्लास्टिक मनी। तो ये था बेसिकली बार्टर सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब हम देखेंगे फंक्शंस, मीनिंग ऑफ मनी यानी मुद्रा का अर्थ। मनी मे बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट्स। मुद्रा वह है जो मुद्रा मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। Anything which is declared by state as money becomes money. मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप में लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। अब हम जो देखेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मनी। तो हम यहाँ देखेंगे मेन फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मुद्रा के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज इन द इकोनॉमी। मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम का कार्य करती है। बार्टर सिस्टम में दोहरे संयोग का अभाव यानी डबल कोइंसिडेंस का अभाव होने के कारण विनिमय कार्य में बहुत कठिनाई होती थी। मुद्रा के आविष्कार ने इस कठिनाई को दूर किया और वर्तमान में विनिमय का संपूर्ण कार्य मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का मापक। मनी एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। The value of every commodity can be measured in money. मुद्रा मूल्य का मापक का कार्य करती है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कितनी कीमत है यानी उसकी कितनी प्राइस है, ये हम मुद्रा में ही माप सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी उसकी क्या प्राइस है ये हम जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का संचय। Money has this merit because its utility is never lost. मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू को आज हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। आज हम अपनी आय का कुछ भाग फ्यूचर के लिए बचा करके रख सकते हैं या उसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मनी की जो यूटिलिटी है वो कभी नष्ट नहीं होती। साथ ही इसमें जो परचेजिंग पावर होता है उससे भी हम कभी भी कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का हस्तांतरण। मनी इज अ लिक्विड मीन्स ऑफ एक्सचेंज, हेंस परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन प्लेस टू अदर। मुद्रा विनिमय का एक तरल साधन है, अतः मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण बहुत ही सरलता से हम एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। वर्तमान में हम मुद्रा को यानी किसी भी वस्तु की वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्थगित भुगतान का मान। डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। मनी हैज मेड डेफर्ड पेमेंट्स ईजियर। डेफर्ड पेमेंट्स यानी जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके
भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है उसे डेफर्ड पेमेंट कहा जाता है। आज हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में बहुत कम संभव होता था। तो ये थे फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम इसके बाद जो इसके टॉपिक्स हैं उसको दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।